आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम जनवरी माह में होने वाली जो प्रमुख घटनाएं हैं उनके विषय में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हम जो पहले क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन को ही हम विश्लेषण करेंगे, उस क्वेश्चन का ही विश्लेषण करेंगे। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपके पद्म अवार्डों से संबंधित है। इसके बारे में पढ़ते हैं और आगे इससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो कह क्या रहा है, 25 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो पहले तो यहाँ से याद रखिएगा, केंद्र पद्म अवार्डों की घोषणा कौन करता है? आपके केंद्र सरकार ही करती है। और ये गणतंत्र दिवस के लगभग एक दिन पहले, अधिकांशतः एक दिन पहले आपकी इसकी घोषणा होती है। तो इस वर्ष यानी 2026 में राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कारों की प्रदान करने की मंजूरी दी है। 2 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत कला क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तो कह रहा है इनमें से कौन कौन सही है आपका? तो इनमें से चारों जो आपके तीनों हैं पॉइंट, वो तीनों सही हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, 25 जनवरी को केंद्र सरकार ने आपका पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। आपका वर्ष 2026 के लिए कुल 131 पदकों को प्रदान करने की मंजूरी मिली है। इसे याद रखिएगा, कितने पदक हैं? 131 पदक हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये एग्जामों में पूछा जाता है। देखिए, जिनमें से 2 युगल पुरस्कार, युगल का मतलब आपका जो 2 लोगों को दिया काउंट किया गया एक ही। और इस सूची में याद रखिएगा 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड मिले हैं। इसे याद रखिएगा, कितने? 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और आपका 113 पद्मश्री अवार्ड मिले हैं। देखिए, यदि हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो आपका सबसे बड़ा आपका पद्म विभूषण होता है, सबसे बड़ा आपका पद्म विभूषण होगा, और सेकंड नंबर पर पद्म भूषण होता है, और थर्ड नंबर पर पद्मश्री होता है। क्योंकि ये आपके जैसे रेलवे एनटीपीसी में आपका ये क्वेश्चन पूछे, वो इन अवार्डों को क्रम से लगाइए, सबसे बड़ा कौन, फिर उससे छोटा कौन, उससे फिर छोटा कौन। तो इसमें पद्म भूषण सबसे बड़ा, पद्म भूषण उससे छोटा, फिर पद्मश्री उससे छोटा होता है। देखिए, पुरस्कार जो प्राप्त हुई उसमें से 19 महिलाएं हैं, याद रखिएगा, क्योंकि पूछ सकते हैं कि जो आपके पद्म अवार्ड मिले उसमें महिलाओं को कितनी महिलाएं हैं जिन्हें प्राप्त हुआ? 19, उसमें 19 महिलाएं और 6 विदेशी व्यक्ति हैं। इसमें से आपके विदेशी एनआरआई 16 लोगों को मरणोपरांत मिला है। और यही आपको बताया गया, पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियां होती हैं, जिसमें से पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये आपके पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा आदि के क्षेत्रों में ये प्रदान किया जाता है। अब हम जान लेते हैं, क्योंकि पूछ लेता है एग्जाम में कि निम्न में से किसे 2026 का पद्म विभूषण या पद्म भूषण अवार्ड नहीं मिला। 4 ऑप्शन दे देगा, और जो आप एक क्या, जो आपका एक नहीं होगा या एक होगा, 3 नहीं होंगे, ऐसे पूछ लेकर। तो एक बार हम नजर डाल देते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें पद्म भूषण या पद्म भूषण अवार्ड मिला। तो देखिए, पहले तो धर्मेंद्र सिंह मरणोपरांत है, ये कला के क्षेत्र में मिला, महाराष्ट्र के हैं। फिर इसके बाद केसी केसी थॉमस, ये सार्वजनिक मामले के हैं, ये क्षेत्र में मिला, ये केरल के हैं। और राजम, ये कला के क्षेत्र में है और उत्तर प्रदेश की। तो इन्हें याद रखिएगा, सुश्री एन राजम, ये कला के क्षेत्र में है और ये यूपी से बिलोंग करती हैं, इसलिए ये आपका ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। श्री पी नारायण, ये साहित्य के क्षेत्र में मिला है और साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में केरल के हैं। और श्री एस वी एस अच्युतानंद, ये मरणोपरांत सार्वजनिक मामले के हैं, केरल में। तो देखिए,
दो लोग धर्मेंद्र सिंह और अच्युतानंद, ये मरणोपरांत इन्हें पद्म विभूषण मिला है। याद रखिएगा कौन कौन से को मिला है, धर्मेंद्र सिंह को और अच्युतानंद को मिला है। और धर्मेंद्र सिंह कहाँ से संबंधित है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है और ये केरल से संबंधित है। अब एक नजर इनमें डाल लेते हैं 13 व्यक्तियों में। अलका याग्निक को मिला है कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र से ये संबंधित है, याद रखिएगा। भगत सिंह कोश्यारी हैं सार्वजनिक मामले में उत्तराखंड के। और कल्लीपट्टी राम रामासामी पल्लानी स्वामी, ये दवा उसमें मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है, ये तमिलनाडु के हैं। श्री मम्मूटी ये कला के हैं। नोरी दत्रा देव और पीयूष पांडे मरणोपरांत कला के क्षेत्र में। और इसमें से आपका बाबू सोरेन ये है सार्वजनिक मामला के झारखंड से संबंधित है, हेमंत सोरेन के पिताजी। और उदय कोटक इन्हें भी याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र के उद्योग के क्षेत्र में मिला है। और इनमें से विजय अमृतराज जो है वो खेल खेल और संयुक्त ये यूएसए से हैं। ठीक है, तो इनको एक नजर पे आप ध्यान में रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है। लेकिन आपके वो जो 5 हैं, हाँ, पद्म ये पद्म विभूषण के, इन्हें जरूर याद रखिएगा क्योंकि इनमें से पूछने की प्रबल संभावना बनी रहती है और ये एग्जामों में कई बार पूछे हुए भी हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी हाल ही में सोमनाथ मंदिर पर को हमला हुए 1000 वर्ष पूरे हुए, इसी से संबंधित आपका एक क्वेश्चन है। तो कह क्या रहा है, वर्ष 2026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले के 1000 वर्ष पूरे हुए हैं। सोमनाथ मंदिर पर पहला आक्रमण 1026 ईस्वी में हुआ और महमूद गजनवी द्वारा किया गया। ऊपर कथनों में से कौन सा सही है, तो आपका जो कथन आपके ये दोनों सही हैं, आपका आंसर इसका सी होगा। आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले के 1000 वर्ष पूर्व होने के ऐतिहासिक उपलक्ष्य में एक संपादकीय लेख साझा किया। उल्लेखनीय है कि सोमनाथ मंदिर पर पहला आक्रमण 1026 ईस्वी में हुआ, महमूद गजनवी द्वारा किया गया था। ये लगभग सभी को पता है। तो अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ है, ये आपका 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में इसमें विद्युत मंत्रालय द्वारा एक नया मसौदा नीति जारी किया गया, उससे संबंधित ही ये क्वेश्चन है। कह क्या रहा है, जनवरी 2026 को विद्युत मंत्रालय ने राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का नया मसौदा जारी किया। यह नीति 2008 में अधिसूचित मौजूदा राष्ट्रीय विद्युत नीति का स्थान लेगी। तो इसमें से कह रहा है कौन सा सही है, तो इसका सही आपका पहला है, ये तो सही अभी हाल ही में जारी किया है, 2008 नहीं 2005 का स्थान लेगी। आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, 1 जनवरी 2026 को विद्युत मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का नया मसौदा जारी किया गया। इसमें था क्या कि यह नीति 2026 में अधिसूचित मौजूदा राष्ट्रीय विद्युत नीति का स्थान लेगी। यह नीति 2005 में अधिसूचित मौजूदा राष्ट्रीय विद्युत नीति का स्थान लेगी। इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने से संबंधित है। इसमें है क्या, जो मेन जो है कह क्या रहा है, इस नीति का लक्ष्य 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2000 किलोवाट घंटे और 2047 तक 4000 किलोवाट घंटे से अधिक करना है, याद रखिएगा। और 2024-25 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 1060 किलोवाट घंटे तक थी। 1460 किलोवाट, ये आपका गलत है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1460 किलोवाट घंटे तक थी। यह नीति भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप भी है, जिसमें 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर में 48% की कमी शामिल है। फ्रेंड्स, इसमें है क्या, देखिए हाल ही में
एक बार सारांश इसका समझते हैं। विद्युत मंत्रालय द्वारा आपकी एक राष्ट्रीय विद्युत नीति प्रस्तुत की गई है। इस यह नीति जो है 2047 के विकसित भारत के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें है क्या, एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो 2030 तक का निर्धारित किया गया है। उसमें होना क्या है कि प्रति व्यक्ति बिजली खपत जो है वो आपके 2000 किलोवाट आपको करना है, और 2047 तक आपका 4000 किलोवाट करना है। अब अभी तक यानी 2024-25 में कितना था खपत आपके, 1460 किलोवाट घंटे तक थी। कुल मिलाकर जो बिजली के उत्पादन का हमें बढ़ाना, इसमें क्या है बढ़ाना, और एक ऐसी विद्युत उत्पादन करना है जो आपके जलवायु परिवर्तन के अनुरूप हो। नेक्स्ट, 31 जनवरी 2026 के मध्य पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? जयपुर, लखनऊ, इंदौर, नई दिल्ली में। तो आपका इसका आंसर जो होगा वो आपका नई दिल्ली पे होगा। नेक्स्ट, अब ये इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, 18 से 31 जनवरी 2026 के मध्य पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन दिल्ली हाट आईएनए नई दिल्ली में किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित एक प्रदर्शनी है। इसमें है क्या, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है आपका, इसे भारत सरकार का सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका ये पूछ लेता है जो पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं, इसे याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या था, समृद्ध पारंपरिक शिल्पकला विरासत का उत्सव मनाना और उसे प्रदर्शित करना था। इस प्रदर्शनी में देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 117 से अधिक कारीगरों ने भाग लिया। अब ये आपका इंपॉर्टेंट है, पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। इसे याद रखिएगा, जिसका उद्देश्य था आपका पारंपरिक शिल्पकारों जैसे बढ़ई हो गए, सुनार हो गए, कुम्हार आदि को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण, टूल की प्रोत्साहन और डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करना था। फ्रेंड्स, इस इस आपके सम्मेलन में क्या क्या विशेष बातें हैं निकल के आ रही हैं। इस आपका जो सम्मेलन था, आयोजन था प्रदर्शनी का, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है, और पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत आपके 17 सितंबर 2023 को की गई है। इसका इसमें का उद्देश्य क्या, जो पारंपरिक कारीगर हैं जैसे बढ़ई हो गए, सुनार हो गए, नाई हो गया, उसको वित्तीय सहायता देना और उसे कौशल प्रशिक्षण देना और उसकी टूल किट देना और उसे डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करना, ये समाज। देखिए, हाल ही में लोकसभा में बताया गया कि केंद्रीय संचार मंत्री द्वारा कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G उपभोगकर्ता देश बन गया। वर्तमान में 5G नेटवर्क देश के 99.6% जिलों तक पहुंच चुका है और लगभग 85% आबादी को कवर करता है। क्या ये दोनों कथन सत्य है? हाँ, ये सत्य है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में बताया कि भारत विश्व का दूसरा आपका 5G उपभोगकर्ता देश बना है। उल्लेखनीय है कि आपका 36 करोड़ से अधिक 5G सब्सक्राइबर के साथ भारत चीन के बाद, याद रखना पहले नंबर पर कौन है, चीन। चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। लगभग 25 करोड़ लोगों ने 5G सेवाएं अपनाई हैं। ट्राई के अनुसार भारत में इंटरनेट कनेक्शनों की कुल संख्या 100 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह संख्या पहले 25.15 करोड़ थी।
जिससे देश में डिजिटल तकनीक को अपनाने की व्यापकता स्पष्ट हो रही है। 2014 में 25 करोड़ के आसपास थी, अब 100 करोड़ पार कर चुकी है, जो आपके इंटरनेट उपभोगकर्ताओं की संख्या। मार्च 2014 मार्च 2014 से सितंबर 2025 के बीच ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शन में आपके 42% की वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा ग्रामीणों में तो वृद्धि हुई है, जो शहरी की तुलना में लगभग 2 गुना है। याद रखिएगा, वर्ष 2022 में लॉन्च होने के बाद फाइ- भारत में 5G नेटवर्क का विस्तार तेजी से हुआ है। तो याद रखिएगा यहाँ से एक पॉइंट, भारत में 5G का लॉन्च हुआ 2022 में, और वर्तमान में 5G नेटवर्क देश के कुल 99.6% जिलों को पहुंच चुका है, जो भारत की लगभग 85% आबादी को कवर करता है। ये याद रखिएगा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या बनना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 5G के मामले में, विश्व का प्रथम देश कौन सा है? आपका चाइना है। उसके बाद उपभोक्ता में आपका भारत है। नेक्स्ट देखिए, 11 जनवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में आपका जिले की पहली राज्य वित्त पोषित बायो सेफ्टी लेवल 4 BSL कंटेनमेंट प्रयोगशाला की आधारशिला रखी है। गुजरात के गांधीनगर में विकसित यह BSL-4 प्रयोगशाला भारत की पहली पूर्णतः राज्य वित्त पोषित एवं राज्य नियंत्रित BSL-4 सुविधा होगी। साथ ही यह देश की दूसरी नागरिक BSL-4 अनुसंधान प्रयोगशाला भी होगी। ये आपके दोनों कथन सही हैं। आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, जनवरी 2026 को अमित शाह जी ने गांधीनगर में बायोटेक्नोलॉजी सेंटर, देश की पहली राज्य वित्त पोषित बायो सेफ्टी लेवल 4 कंटेनमेंट प्रयोगशाला की आधारशिला रखी है। इसमें है क्या? तो बायो सेफ्टी लेवल 4 जो आपका है, वो जैविक सुरक्षा का सर्वोच्च स्तर होता है, तो याद रखिएगा, जिसे अत्यंत खतरनाक एवं तीव्र संक्रमणकारी रोग जनकों के सुरक्षित अध्ययन के लिए विकसित किया जाता है। इसे याद रखिएगा। इसे ही आपका राष्ट्र के लिए स्वास्थ्य कवच बताया है। यह भारत की स्वास्थ्य सुरक्षा एवं जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू करेगी। ये आपका जो स्टेटमेंट है, ये आपका अमित शाह जी द्वारा दिया गया है। देखिए, गुजरात के गांधीनगर में विकसित ये BSL-4 प्रयोगशाला भारत की पहली पूर्णतः राज्य वित्त पोषित एवं राज्य नियंत्रित BSL-4 सुविधा होगी। यह उच्च सुरक्षा सुविधा गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के अधीन संचालित की जाएगी। यहाँ पहले से BSL-2+ प्रयोगशाला मौजूद है। देखिए, ज्ञातव्य है कि कोविड-19 महामारी के दौरान इस संस्थान ने सार्क कोविड-2 वायरस के जीनोम अनुक्रमण में अहम भूमिका निभाई थी। BSL-4 प्रयोगशाला की योजना 2022 में बनाई गई थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये आपके रहे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, जिन्हें हम आपका कवर किए हैं। अभी और जनवरी माह में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, जिनको लेकर हम अगले वीडियो पर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।